हेलो स्टूडेंट्स आज प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट लेक्चर है और आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेरिवेशन कई बार आपके 11th के एग्जाम में आता है। बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको सिर्फ इक्वेशन इसका याद करना होगा और उसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल से आएंगे। देखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो देखो पहले थोड़ी सी एक बात हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो लेक्चर देख रहे होंगे और जो जस्ट अभी 10th पास होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग 12th पास के बाद देख रहे होंगे तो फिर ठीक है, उनके लिए दिक्कत तो नहीं है, बट जस्ट 10th पास बच्चों के लिए बात अगर मैं कहूँ तो देखो थोड़ा सा यहाँ से अलग हट के एक बात है हम थोड़ा करना चाह रहे हैं आपसे, तो उस बात को 2 मिनट समझ लो फिर यहाँ आते हैं। आपने 10th में एक पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, कुछ पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में कि एक शेप होता है, कोनिक सेक्शन का एक पार्ट होता है स्ट्रेट लाइन, और आपने इसका अपना एक इक्वेशन पढ़ा होगा कि भाई x जैसे 4x + 3y = 2। तो ऐसे इक्वेशनों को और आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा किया होगा। देखो जैसे स्ट्रेट लाइन होता है स्टूडेंट्स, उसी तरह से सर्किल भी होता है। ऐसे ही एक शेप होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पैराबोला नाम देते हैं। ठीक है, पैराबोला आमतौर पे इस तरह शेप होता है और इसके बारे में ज़्यादा जो डिटेल डिस्कशन होगा ये मैथमेटिक्स में होगा और उसकी बहुत ज़्यादा हमारे इस फिजिक्स में ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस थोड़ी इक्वेशन की ज़रूरत है तो इक्वेशन हम लोग यहाँ याद कर लेंगे। बट जैसे आमतौर पे जैसे ही अभी आप लोग कई जगह पढ़ते होंगे और हम भी अभी आगे आपको पढ़ाएंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका पाथ पैराबोलिक होता है, तो मन में एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि सर ये पैराबोला क्या है। तो बस आप एक ही लाइन में कहूँगा आपसे कि जैसे स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे सर्किल होता है, वैसे ही पैराबोला भी इस तरह की कोई एक शेप होती है ना, और एलिप्स भी एक तरह का शेप होता है, हाइपरबोला भी एक तरह का शेप होता है। तो ये सारी अलग अलग चीज़, तो जैसे जैसे आगे आएगा हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो उस पैराबोला को एक स्पेशल शेप आप मान के चलिए और कोई इसके अलावा कुछ बहुत इशू नहीं है। एक कब बनता है तो अभी मैं आपको एक इक्वेशन बता दूंगा कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम लोग पैराबोलिक मोशन क्यों कह रहे हैं, उसका इक्वेशन निकाल के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब जरा समझो, एक कॉमन सेंस की बात करो। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यह x होता है, ये y होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब बताया था मैंने कि दरअसल यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा कितना है, थीटा है। तो आपको मैंने कहा था कि देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होता है, g होता है, और वो डाउनवर्ड्स होता है। इसी तरीके से अगर आगे देखोगे तो मैंने कहा था कि ये जो जैसे u है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो u sin थीटा होगा। जैसे हमें इस पाथ ऑफ प्रोजेक्शन है, चूँकि जो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो इसी पाथ से होकर मोशन कर रहा है और हमको इस पाथ का इक्वेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे और मान लीजिए कि उसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो x, y है। दूसरी चीज़ ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, और लेट अस सपोज कि A से B तक जाने में, A से B तक जाने में उस पार्टिकल को कितना टाइम लगा, स्मॉल-t टाइम लगा है। देखो अगर ये कोऑर्डिनेट इसका अगर x, y है तो मान लो अगर यह x हो गया तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y होगा। अब जरा सा आगे हम डिस्कस करते हैं इसे थोड़ा सा। अब जरा आगे समझिए हमारा यहाँ पे फिजिक्स क्या अप्लाई होना है। देखिए हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो x और y के बीच में आ जाए। और याद रखिएगा हमने आपसे कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करना होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये बताना होगा कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं या वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा, चूंकि इसमें बहुत बेसिक बातें आप लोगों को पता है
और स्टूडेंट अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ जो हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोडेड हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देख लो, फिर आप यहाँ आओगे तो चीज़ें आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी बात है, मान लो कि अगर हम सबसे पहले, जाहिर सी बात है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन किन दो पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे, तो A to B के बीच में लगाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जो A है वो इसका इनिशियल पॉइंट है और जो B है वो उसका फाइनल पॉइंट है। अब अगर मान लो इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या होगा, तो S इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो यस x, डिस्प्लेसमेंट इन x कितना है, तो आप देखो A से B तक जा रहे हो, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x होगा। u इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना आएगा, u cos थीटा इंटू टी आएगा, प्लस हाफ। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आगे देखोगे तो x इज इक्वल टू आएगा u cos थीटा इंटू टी। तो t की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, x अपॉन कितनी आ रही है, u cos थीटा आ रही है। देखो यहाँ से आपको ये जो है ना टाइम निकल गया, जो टाइम लगेगा A से B तक जाने में। दूसरी चीज, अब आप एक काम करो, वर्टिकल में सेम इक्वेशन अप्लाई कर लो। तो S इज इक्वल्स टू क्या पढ़े हो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बट हमें इक्वेशन, बात वही है कि हमने कहा था, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले दो बातें आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट आपका इनिशियल है, कौन सा फाइनल है। दूसरी चीज, जो इक्वेशन आप लगा रहे हो वो हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हो या वर्टिकल में लगा रहे हो। अगर आप हॉरिजॉन्टल में कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हो तो टाइम को छोड़िए, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी, इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी है वेक्टर हैं और उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आप y डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इन y क्या होगा, तो ये हो जाएगा y u इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन इन y मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो g है और डाउनवर्ड से दैट्स वाई यू राइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप एक बात समझो, अब आपके पास ये दूसरा इक्वेशन आ गया। क्या करना है, x और y में हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा काम करो, इस जो t की वैल्यू है ना वो आप यहाँ पुट कर दो और आप देखोगे आपको इक्वेशन मिल जाएगा। थोड़ा सा हम इतने दूर में लिख लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए अब आपको क्या मिल रहा है, t की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस क्या लिखोगे, हाफ g इंटू x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। u और u कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू, अब जरा सा जगह कम है लेकिन आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझ लेना। यहाँ पे ये x को आपने x लिखा, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया x tan थीटा, ठीक है, माइनस। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये 2 है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो तो जो इक्वेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है वो x और y के बीच में मिल रहा है और इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात समझो, ये इस प्रोजेक्टाइल पाथ का इक्वेशन है, x के पावर 2 है, y के पावर 1 है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब थोड़ा सा एक बात है जो 11th के स्टूडेंट उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूँ चीज़, ये आप बस याद कर लो क्योंकि इसके अलावा फिर इसका यूज़ कहीं और आना नहीं है।
तो अब आप देखोगे तो x, जैसे मैं जो बात कर उसको कंसंट्रेट करते हैं, x का पावर यहाँ पे 2 है और y का पावर कितना है 1 है। तो इस तरह का जो स्पेशल इक्वेशन होता है ये दरअसल एक पैराबोला का इक्वेशन है, समझ रहे हो। और इसीलिए कहा जाता है कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, मतलब ये जो पाथ जिस पाथ से पार्टिकल जा रहा है वह एक पैराबोलिक पाथ होता है, क्योंकि जब हमने उस इक्वेशन को निकाला तो जो इक्वेशन आ रहा है वो दरअसल एक पैराबोला का इक्वेशन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर होगा, नोट जरूर बनाते रहिए आप लोग, ठीक है। आप कर लो फिर बता रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि y की वैल्यू क्या आ रही थी, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू थी? तो ये वैल्यू थी दरअसल ये इक्वेशन था एक पैराबोला का, और वह इस प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन था। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जो u है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ये पैराबोला या प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है। आई बात समझ में, ये भी क्लियर हो गया। तो देखो जो आप लोगों के 11th के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको अगर होम एग्जाम देना है डिफरेंट स्कूल में, तो वहाँ इसका डेरिवेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली या एनुअल्स वगैरह में। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली आप कर रहे होंगे, चाहे नीट की, चाहे IIT मेंस या एडवांस की, तो वहाँ पर आप देखोगे तो उन सारी जगहों पे आप देखोगे सिर्फ अगर आपको ये इक्वेशन अगर लर्न है तो फिर आपका काम क्या हो जाएगा, फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। ये इक्वेशन बिल्कुल याद कर लीजिए, पैराबोला का इक्वेशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या होता है, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इक्वेशन मुझे याद नहीं हो रहा है। देखो मैं एक बात बता दूं, इसी इक्वेशन को कम से कम एक कॉपी लो, उस पर 100 टाइम्स लिख दो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 100 बार कम से कम इसको रफ पेपर लीजिए और इस इक्वेशन को लिख लीजिए, देख के लिख लीजिए, आप देखोगे तुम्हें एकदम याद हो जाएगा। और देखो इस इक्वेशन को याद करने का कोई तरीका नहीं है, है ना, थोड़ा बड़ा इक्वेशन था इसको, लेकिन याद जरूर कर लेना। एक और बात, थोड़ा सा यहाँ पे हम और आगे बढ़ेंगे तो देखोगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन का एक और फॉर्म होता है। प्रोजेक्टाइल इक्वेशन का एक और फॉर्म होता है, वो क्या होता है जरा समझो। आप एक काम करो, y इक्वल्स टू x tan थीटा जरा यहाँ से कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से x tan थीटा कॉमन है तो इसमें डिवाइड हुआ 1 हुआ, यहाँ भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा x tan थीटा। अब देखो क्या मिलेगा, x से एक x कट गया तो आपको y इक्वल्स टू मिलेगा x tan थीटा 1 माइनस जी इंटू एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये डिवाइड कर लो, कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो रही है x tan थीटा 1 माइनस एक्स कर लो इसको, और देखो यहाँ क्या लिख सकते हो, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, देखो यहाँ पे जरा समझना, u स्क्वायर को लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो g है ना उसको आप सबसे नीचे भेज दो, अपॉन में g हो गया। तो थोड़ा सा इस को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, फिर उस इक्वेशन को लेके हम आगे आते हैं। देखो तो अब यहाँ पर क्या होगा जरा उस बात को समझना। इस इक्वेशन को थोड़ा यहाँ पे मैं उल्टा लिख रहा हूँ, देखना भाई, ऐसा है ना। तो y इक्वल्स टू क्या हो रहा है, x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो y की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज। ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू है, यह रेंज की वैल्यू है। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का क्या मतलब है आपको पता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ स्ट्राइक के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसी को रेंज कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस भी किया था कि जो रेंज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। तो अगर आप उसको पुट करोगे तो देखो ये भी एक प्रोजेक्टाइल का फॉर्म है,
प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन का फॉर्म है। तो अब स्टूडेंट्स एक चीज़ जरूर है कि अगर आप चूंकि इतने बड़े एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी तरफ से स्पेशली ये सजेशन है कि आप इस इक्वेशन को भी लर्न करो और इस इक्वेशन को भी लर्न करो। जरा मैं एक साथ लिख देता हूँ दोनों, और उसको आज जो है आप लोग एटलीस्ट 100 टाइम्स दोनों इक्वेशन को पहले इसको तैयार करना बता रहा हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आया है, y इक्वल्स टू क्या आया है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड y इक्वल्स टू सेकेंड फॉर्म क्या है, x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर, है ना। ये दोनों इक्वेशन को आप लोगों को याद करना होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो पहले प्राथमिकता आप इसको दीजिएगा, जब ये लर्न हो जाए देन आप इसको लर्न करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हैं जो तभी आप कर पाएंगे, अभी आगे हम लोग सॉल्व भी करेंगे जब आपको ये वाला इक्वेशन याद होगा, ठीक है। बट पहले इसको आप जरूर तैयार कर लो, ठीक। चलो 100 टाइम्स लिखना, याद हो जाएगा। उसके बाद इसको भी 100 टाइम्स लिखना, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बात और होती है कि सर ये जो इक्वेशन है जो आप इम्पॉर्टेंट इतना बता रहे हैं, इसमें किस टर्म का क्या मतलब है। देखो मैं एक बात हूँ, मान लो कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है एक्स और वाई, तो जाहिर सी बात इसका पाथ ऐसे है, तो अगर इसका मतलब ये होता है ना कि कोई भी पॉइंट ले लोगे ना, किसी भी पॉइंट का x की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू अगर आपको पता है ना, इसके ऊपर जो भी पॉइंट इसके ऊपर पड़ रहा है ना, तो ये जो x और y की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो तो वह वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब समझ गया आप? मतलब मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको इस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर अगर x की वैल्यू पता है तो आप y निकाल सकते हो, और y पता है तो x भी निकाल सकते हो। रही बात x y, क्लियर हो गया कि भाई कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y वो बिल्कुल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी चीज, जो थीटा होगा वो क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। थीटा क्या होता है, ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। तो ये आप लोगों को आई थिंक दोनों बातें, ये सारी बातें आपको क्या होंगी, क्लियर हो गई होंगी जी, आप जान रहे हो। स्टूडेंट्स बस अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक पाथ होता है। प्रूफ किया हम लोगों ने कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। उसका इक्वेशन क्या है ये हम लोगों ने लर्न कर लिया है। कुछ न्यूमेरिकल्स जरा हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर थोड़ी चीज़ें और क्लियर होंगी। ये क्वेश्चन है अपन के पास। क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। दूसरी चीज जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है, 30 डिग्री है। देखिए दो डेटा आपको दिया है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। अगर आप इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं तो कह रहा है ना कि जो इक्वेशन अभी मैंने बताया जनरल इक्वेशन आप लिखिए और वहां वैल्यू रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस पार्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या इक्वेशन होगा। तो जैसे y इक्वल्स टू जनरल इक्वेशन क्या पढ़ा है मैंने, x sin थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको पुट करोगे तो क्या होगा, x tan 30 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u कितना है, 10 स्क्वायर cos स्क्वायर 30, x रूट 3 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 200 एंड cos 30 रूट 3 अपॉन 2, है ना, का होल स्क्वायर। तो इफ यू पुट द वैल्यू तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर आप देखोगे तो g की वैल्यू रख लो 10 रख लेते हैं, 10x स्क्वायर अपॉन 200 इंटू 3 अपॉन 4, ये कट गया 4 5 जा। तो फाइनली यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, x रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 15।
देखिए ये कैलकुलेशन एक बार जरा आप लोग देख लीजिएगा, वैसे कैलकुलेशन सही होगा, है ना। तो यहाँ से हमको मिला कि इस पार्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का ये पार्टिकुलर इक्वेशन है, समझ गए। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है, तो इस जनरल इक्वेशन को याद, इसलिए मैंने कहा याद रखिएगा इसको, क्योंकि बिना इसके काम नहीं होगा। तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बट नोट्स में रहना चाहिए। देखिए अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और 11th का लेक्चर कंप्लीट लेक्चर अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ मेरा एक सुझाव है कि आप यहाँ पर जो है इसको अच्छे से पूरा नोट्स बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे हैं कि सर इसका DPP दे दिया करिए, ठीक है। देखो DP अभी अब नहीं दे रहे हैं इस पर, अभी आप पूरा लेक्चर पढ़ो। जब लेक्चर इसका जब एक लेवल एक लिमिट तक कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक सीट अपलोड कर दूंगा, और बस आप वो सीट कर लेंगे तो एटलीस्ट आपका बहुत काम हो जाएगा। फिर बाकी हम सोर्स के बारे में बताएंगे कि आपको कौन सा प्रैक्टिस, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से करना है। पहले आप लेक्चर को कंप्लीट करो, ठीक है। तो देखो ये आप लोगों का एक न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज y इज इक्वल्स टू x√3 माइनस 10x²। देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में, याद रखिएगा। पहला इक्वेशन वो होता है जिसमें आपको डेटा दिया, जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया, और आपसे कहा गया है कि आप क्या करिए, इक्वेशन फॉर्म करिए। दूसरा जो ज्यादा चांस इसी को पूछे जाने का एग्जाम में है कि आपसे इक्वेशन ही दे दिया और अब आपसे पार्टिकुलर जो भी इनको जिस वैल्यू की जानकारी लेना चाहेंगे वो आपसे क्या करेंगे, ले लेंगे। कॉमन सेंस समझो क्या है, पहले क्वेश्चन की बात समझो। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x√3 माइनस 10x²। ये क्या है, ये आपका इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। दूसरी बात है डिफरेंट डेटा आपसे पूछ रहा है। सबसे पहली बात समझ लो, कभी भी अगर इक्वेशन आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमेशा इसके बगल में जनरल इक्वेशन लिख लिया करिए। क्या है बताया था मैंने आपको, x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा। इसीलिए कह रहा हूँ ना, जब याद रहेगा तभी तो आप लिखेंगे, तो इसको याद करना मस्ट है आपके लिए, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इन दोनों ही इक्वेशन का कंपेयर कर दीजिए। क्या करेंगे, अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करेंगे, क्या मिलेगा। यहाँ x का कोफिशिएंट √3, यहाँ x का कोफिशिएंट tan थीटा, तो आपके पास आ गया tan थीटा √3, बस हो गया काम आपका। भाई tan थीटा √3 दिया हुआ है, चूंकि आपको पता है तो चाहे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। भाई ये कितना होगा, 60 डिग्री हो गया। अब नहीं पता होता tan इनवर्स में करते। तो यहाँ पर अपन को मिल गया थीटा की वैल्यू क्या हुआ, वो मिल गया। चलो दूसरी चीज, एक बात मैं बहुत पहले बताया होगा, नहीं बताया होगा तो आज बता दे रहा हूं। किसी भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता चल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो किसी भी तरीके से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को क्या करोगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। अब जरा देखो, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अब दूसरा कंपेयर, यहाँ x² कोफिशिएंट कितना है, g/, नेगेटिव साइन दोनों जगह, इसलिए कोई मतलब नहीं है, आप लिख लो। चलो यहाँ भी -g/2u² cos² थीटा, क्या हो गया, यहाँ पे माइनस में 10 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, g की वैल्यू 10/2u²। अब देखो जो थीटा आपने निकाल कर रखा था यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, cos² 60 = 10। अब आप आगे समझें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा आई थिंक 2u² cos² 60 और ये हो गया 1, तो 2u² cos² 60 मीन्स आई थिंक 1/4, u कैंसिल, 2 is 1, u² is 2। तो यहाँ से u की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 मीटर/सेकेंड हो गई। बात समझ में आ गया होगा। हमको यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना कि कैसे प्रोसीड करते हैं। कैलकुलेशन की गारंटी नहीं भाई, वो आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, वैसे आमतौर पे कैलकुलेशन सही होता है,
चलिए वो अलग बात है, बात है मुख्य बात पे। हमेशा दोनों इक्वेशन को आप क्या करिए, कंपेयर कर लिया करिए। कभी भी प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन दिया है, ध्यान रखिएगा इक्वेशन का कंपेयर करना आपको। यहाँ से tan थीटा √3 हो गया तो थीटा 60 वटेवर जो भी था हो गया। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट माइनस g/2 स्क्वायर cos का थीटा को लिखोगे -10 के इक्वल, कैंसिल करो। यहाँ से जो वेलोसिटी आ रही है वो √2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, थीटा 60 डिग्री आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि देखिए यहां से अभी भी हमने सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व किया। हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया, लेकिन अभी भी ये डेटा हमारे निकालने बाकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर अब तो हम कर ही लेंगे। डेफिनेटली तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हें यू पता है, थीटा पता है, तो डेफिनेटली आपको तीनों का फॉर्मूला पता है, पुट करके वैल्यू निकाल लोगे। फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, मेरा काम है सॉल्व करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। देखिए जो यहाँ पे वेलोसिटी आई थी वो √2 मीटर पर सेकेंड था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था, 60 डिग्री था। ये निकाल के हमने रख लिया। अब आप सोचो हमको क्या निकालना, हमको यहाँ से निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। तो ये हो जाएगा 2√2 sin 60/g की वैल्यू हो गई 10। ये हो गया 2√2 sin 60 √3/2/10। ये हो जाएगा t की वैल्यू हो गई √6/10 और क्या आ गया, सेकेंड आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वो कितना हो गया, यहाँ से √6/10। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ये चीज़ ऑलरेडी आप लोगों को पता था कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी शॉर्ट ले लो, HMAX बता दें हम। एक बात आप समझ लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, यू पता है, थीटा पता है। जब भी आपको इक्वेशन दिया है कंपेयर करेंगे, यू थीटा निकल जाएगा, और जब यू और थीटा निकल गया तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये फिर आपके लिए बहुत आसान काम है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो देखिए, आप लोग बिल्कुल जितना पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ उतना आप लोग अच्छे से फॉलो करो। आप एक काम करो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन मेरा कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक विद इन 1 वीक या 10 डेज में हो जाएगा। आप एक बार पूरा प्रोजेक्टाइल मेरे से पढ़ लो, उसके बाद फिर तुम देखो ना कि अगर उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो फिर तुम फर्दर अगला चैप्टर आप लोग फॉलो करना मेरे को, नहीं तो फिर आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन एक चैप्टर जरा फॉलो करो। और देखो अन्य लोगों से जरा यहाँ पे, अब देखिए मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कभी किसी की बुराई करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक जरूर रिक्वेस्ट है कि एक बार पूरा चैप्टर पहले पढ़ो, पूरा लेक्चर देख लो मेरा, और फिर आप उसको कंपेयर करना और फिर चीज़ों को आगे आप क्या करोगे, प्रोसीड करना। ठीक है, चलो आते हैं मुद्दे पे। यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। यहाँ से HMAX की वैल्यू कितनी हो गई, √2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60/2g। कितना होगा, 2 इंटू साइन 60 √3/2 तो क्या हो जाएगा 3/4। ये 2 इंटू 10 जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, 2 कैंसिल, तो मुझे लगता है ये हो जाएगा 3 इंटू 40। अब कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, 3/40 मीटर जो है इसका HMAX की वैल्यू आ रही है। फिर बोल रहा हूँ कैलकुलेशन की गारंटी नहीं हमारी, मैं तरीका आपको बता दिया हूँ, आगे आप जानिए। ठीक है, चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स में, लेकिन हर एक चीज़ रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो लास्ट पार्ट है, देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए और आपके लिए भी। रेंज निकाल पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 θ/g। क्या करेंगे आप, एक काम करिए, यू की वैल्यू कितनी है, √2 स्क्वायर। अब साइन को क्या लिख सकते हो, देखो अभी तुम बेसिक लेवल पे क्लास 11th के स्टूडेंट हो, उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। अदरवाइज जो जिन्हें पता है वो 2 इंटू 60 साइन 120 की डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। भाई 2 इंटू 60 रखोगे तो साइन 120 ही तो आएगा, उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख लोगे। अदरवाइज एक सिंपल तरीका है भाई, ठीक है 2u sin θ कास्ट तोड़ ही सकते हैं आप। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था। तो 2g को जरा 10 लिख लेते हैं बेटा इसको, और इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा साइन 60 cos 60। तो मुझे लगता है ये हो जाएगा 4/10 इंटू साइन 60 √3/2 cos 60 1/2, ये कैंसिल हो गया।
तो जो रेंज आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, √3/10 मीटर। ये उस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या है, रेंज की वैल्यू है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं। स्क्रीनशॉट में इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा सकूं, मैं बीच में टाइम नहीं, गैप नहीं देना चाह रहा हूं आपको। आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, लेक्चर देखो, लेकिन बाद में एक बहुत विनम्र निवेदन है आपसे, नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। हम इसलिए बीच में आपको टाइम गैप नहीं देते हैं ताकि आपका समय जो है बिल्कुल लॉस ना हो। अब अन्य लेक्चर की तरफ से मैं नहीं चाहता हूं कि आधे घंटे के लेक्चर को 1.5 घंटे खींच रहे हैं, उसी में हंसी मजाक सब चल रहा है। अरे ठीक है, हंसना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन मांगता है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, चीज़ों को देख लो, समझ लिए, बाद में बैठ के लिख लीजिए इसको। बात समझ रहे हैं आप मेरा? चलो, तो यहाँ से रेंज की वैल्यू हो गई √3/10 मीटर हो गया। अब जरा आगे चलते हैं। देखिए, रेंज को निकालने में एक शॉर्टकट भी होता है, जो रेंज निकालते समय क्या होता है, काम आता है। इसलिए सिर्फ रेंज में ही लगता है, याद रखिएगा। एक शॉर्टकट है जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने में लगता है। क्या है, जरा समझ लीजिएगा। एक अलग मेथड हम आपको बता रहे हैं, सुनो जरा, इस इक्वेशन की तरफ समझो। ये x था, ये y था, पार्टिकल प्रोजेक्ट किया था u से, जो भी था अपना हो गया, ठीक है। एक्चुअल में रेंज की वैल्यू जरा देखो तो इस पॉइंट का अगर ये मान लो r है, मान लो रेंज r है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, लेकिन इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, r,0 होगा। दूसरी बात, जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, चूंकि r तो रेंज है, साथ में डायग्राम मुझे लगता है मुझे अच्छे से बना देना चाहिए, क्योंकि जो है आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखो ऐसे था, एक प्रोजेक्टाइल ऐसे था, इसको u से प्रोजेक्ट किया था, एंगल थीटा था। देखिए, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहोगे, ओरिजिन है तो 0,0 हो गया। रेंज इसका r आपको ही पता है, डिस्टेंस रेंज होती है, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका कितना आएगा, r,0 जो होगा वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। एक बात बताओ मुझे आप, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r,0 और ये पॉइंट है कहां पे, तो यह पॉइंट उस प्रोजेक्टाइल मोशन पर है, मतलब उस वो प्रोजेक्टाइल पाथ पर है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन पॉइंट अगर उस पाथ पर स्थित है तो क्या होगा, वह उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका जो जनरल इक्वेशन था वो क्या आया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा, सॉरी जनरल नहीं, क्वेश्चन इक्वेशन 10x² था। तो अगर 0,0 सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसके ऊपर ही तो है ना, ये रेंज है तो इसका कोऑर्डिनेट r,0, तुम भी समझ रहे हो, x डिस्टेंस, y पे कुछ है नहीं। पुट करिए जरा इस r, ये जो आपके पास r,0, जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 = r√3 - 10r²। 0 = r ले लो कॉमन, √3 - 10r, तो r की वैल्यू कितनी हो रही है, √3/10 मीटर। याद रखिएगा, √3/10 मीटर जो है वो इस प्रोजेक्टाइल, पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन हो गया, सॉरी वैल्यू आ गई, इस रेंज की वैल्यू आ गई है ना। हाँ, रेंज की वैल्यू है। और अभी अब देखो, पिछले मेथड में जब हमने लॉन्ग मेथड जो लगाया था ना, जहाँ पे हमने u और थीटा का यूज करके फॉर्मूला u² sin 2θ/g का यूज किया, तब भी वैल्यू यही आई थी। ध्यान दीजिएगा, ये रेंज अगर कभी भी डायरेक्ट पूछ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज करिए और डायरेक्ट रेंज निकाल करके रख दीजिए। डायरेक्ट जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, ये r,0 सेटिस्फाई कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई थिंक मुझे लगता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छी मैंने कोशिश किया इसको आप लोगों को अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और लेक्चर अगर अच्छा लगा तो भी लिख के ज़रूर बताना, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद अगला लेक्चर और अच्छे से हम रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। तो अभी आप लोग पढ़ाई करो, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।